नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। शाम के 6 बज रहे थे। दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए थे। अमन अपनी प्रयोगशाला में किसी एसिड के साथ प्रयोग कर रहा था और पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक युवती अंदर आई। नाम था ईशा। वह बहुत साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बैठिए, अमन ने बिना मुड़े कहा। मैं देख सकता हूँ कि आप एक बहुत पुरानी पहेली लेकर आई हैं, जिसके तार आपके अतीत से जुड़े हैं। ईशा ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? अमन मुस्कुराया। आपके हाथ में जो लिफाफा है, उस पर लगी डाक टिकटें 10 साल पुरानी है, लेकिन कागज नया है। यानी आप किसी पुरानी चीज को नए संदर्भ में देख रही हैं। ईशा ने लिफाफा मेज पर रख दिया। मिस्टर अमन, मेरे पिता कैप्टन सतीश 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने कहा कि वह शायद किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। वह आर्मी में थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ निजी सुरक्षा का काम करते थे। और फिर यह शुरू हुआ। ईशा ने अपने पर्स से 6 छोटे छोटे धातु के टुकड़े निकालकर मेज पर रख दिए। वे लोहे के अजीब से टुकड़े थे, जैसे किसी मशीन या खिलौने के हिस्से हों, आड़े टेढ़े जैसे। मेरे पिता के गायब होने के ठीक 1 साल बाद, ईशा ने बताया, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक पार्सल मिला। उसमें यह पहला टुकड़ा था। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। तब से हर साल मेरे जन्मदिन पर मुझे ऐसा ही एक टुकड़ा मिलता है। आज सुबह मुझे यह छठा टुकड़ा मिला, लेकिन इस बार इसके साथ एक चिट्ठी भी है। अमन ने चिट्ठी उठाई और पढ़ा। उस पर लिखा था, तुम्हारे पिता के साथ नाइंसाफी हुई थी। अगर तुम सच जानना चाहती हो और अपना विरासत में मिला हक चाहती हो, तो आज रात 9 बजे पुराने लोहे वाले पुल के नीचे खंभा नंबर 4 के पास आ जाओ। पुलिस को मत लाना। अगर डर लगता है तो अपने 2 दोस्त को लेकर आ सकती हो। अमन की आंखों में चमक आ गई। वह उन धातु के टुकड़ों को जोड़ने लगा। पिद्दू, इधर देखो, देखो इसे। अमन ने उन 6 टुकड़ों को एक खास तरीके से जोड़ा। वे आपस में फिट हो गए। यह कोई रैंडम लोहा नहीं है। यह एक नक्शा है, या शायद किसी चाबी का हिस्सा। अमन खड़ा हो गया। ईशा जी, यह मामला सिर्फ एक गुमशुदा पिता का नहीं है। भेजने वाला 6 साल से इंतजार कर रहा था कि कब वह आपको बुलाए। इसका मतलब है कि अब समय पूरा हो चुका है। शायद वह चीज जिसका उसे इंतजार था, अब बाहर आ चुकी है। मैंने पूछा, अमन, क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अमन ने अपना कोट उठाया। चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पिता के साथ नाइंसाफी हुई थी। इसका मतलब है कि भेजने वाला शायद ईशा के पिता का दोस्त है, या फिर कोई ऐसा जो खुद को दोस्त बताकर हमको फंसाना चाहता है। अमन ने अपनी जेब में रिवॉल्वर डाली। पेद्दू, तैयार हो जाओ। आज रात हम पुराने लोहे वाले पुल के नीचे जा रहे हैं। हमें यह देखना है कि यह दोस्त हमें खजाना देता है या मौत। रात के 9 बज चुके थे। हम यमुना के पुराने लोहे वाले पुल के नीचे खड़े थे।
ऊपर से हर थोड़ी देर में ट्रेन गड़गड़ाहट करती हुई गुजर रही थी, जिससे बात करना भी मुश्किल हो रहा था। यह जगह मिलने के लिए बहुत ही डरावनी थी। चारों तरफ कीचड़, अंधेरा और नदी की सड़न थी। अमन एक खंभे की आड़ में खड़ा था और ईशा हमारे बीच में। तभी अंधेरे से एक लंगड़ाता हुआ आदमी बाहर आया। उसने एक पुराना मैकेनिक वाला जंप सूट पहन रखा था और उसके हाथों में ग्रीस लगा था। वह कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक मजदूर लग रहा था। तुम ईसा हो? उसने भारी आवाज में पूछा। सतीश की बेटी, ईशा ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, और आप कौन हैं? आपने मुझे वो टुकड़े क्यों भेजे? आदमी ने बीड़ी सुलगाई और एक पत्थर पर बैठ गया। मेरा नाम रघु है। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, या कहूँ कि हम पार्टनर्स थे। रघु ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करी। उसकी कलाई पर एक टैटू था, 4 नावें जो एक घेरे में बनी थीं। यह कहानी 15 साल पुरानी है। रघु ने बताना शुरू किया। हम 4 दोस्त थे। मैं, तुम्हारे पिता सतीश, बाला और जोसेफ। हम मर्चेंट नेवी में काम नहीं करते थे, बल्कि हम गहरे समुद्र में गोताखोरी करते थे। हम वो चीज़ें ढूंढते थे जो समुद्र निगल लेता था। ट्रेन ऊपर से गुजरी। रघु रुका और फिर बोला, सन 2010 में हमें गुजरात तट के पास एक डूबे हुए जहाज का पता चला। वह कोई आम जहाज नहीं था। उसमें सोने के बिस्कुटों की तस्करी की जा रही थी, जो 1990 में डूब गया था। हमने उसे ढूंढ निकाला। करोड़ों का सोना था वह। ईसा की आंखें फटी रह गईं। तो तो क्या मेरे पापा ने वह सोना चुरा लिया? रघु हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। नहीं बेटी, हमने कसम खाई थी, 4 नावें, एक मंजिल। हम सोने को बराबर बांटने वाले थे, लेकिन उसे निकालने के लिए हमें एक खास नक्शे और चाबी की ज़रूरत थी, क्योंकि सोना एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट में था जिसे हम ऊपर नहीं ला पाए। हमने उस वॉल्ट की चाबी के 4 टुकड़े किए, एक एक सबके पास था। तय हुआ कि हम वापस आएंगे तैयारी के साथ, लेकिन रघु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन बाला के मन में लालच आ गया। उसने जोसेफ को मार डाला। तुम्हारे पिता सतीश को जब यह पता चल गया, सतीश अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वह अपने साथ बाला और जोसेफ के हिस्से की चाबी के टुकड़े भी ले गया। यानी तुम्हारे पिता के पास के चाबी के 3 हिस्से थे, खुद का, बाला का और जोसेफ का। मेरे पास मेरा हिस्सा था। अमन बीच में बोला, तो बाला ने सतीश को ढूंढ लिया? रघु ने सिर हिलाया। हाँ, 10 साल पहले बाला ने सतीश को ढूंढ निकाला। मुझे नहीं पता उनके बीच क्या हुआ, लेकिन सतीश गायब हो गया। मुझे लगा बाला ने उसे मार दिया और चाबी ले ली। मैं डर के मारे छुप गया। लेकिन रघु ने ईशा की तरफ देखा। लेकिन पिछले महीने मुझे पता चला कि बाला पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा है। इसका मतलब उसे चाबी नहीं मिली। इसका मतलब सतीश ने मरने से पहले उन टुकड़ों को कहीं छुपा दिया था, या किसी को भेज दिया था। अमन ने जेब से वे 6 धातु के टुकड़े निकाले। सतीश ने चाबी के टुकड़े नहीं भेजे, अमन ने कहा। उसने चाबी को पिघलाकर इन 6 टुकड़ों में बदल दिया और हर साल अपनी बेटी को एक टुकड़ा भेजा, ताकि बाला को कभी पूरी चाबी एक साथ न मिले। रघु ने उन टुकड़ों को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। यही है वो। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो हमें उस वॉल्ट का कोड मिल जाएगा, जो अब भी समुद्र के नीचे कहीं पड़ा है। अमन ने उन टुकड़ों को अपनी हथेली पर नचाते हुए कहा, रघु, तुम गलत समझ रहे हो। ये चाबी के टूटे हिस्से नहीं हैं। सतीश ने उन्हें पिघला कर नया रूप दिया है। रघु चौंक गया। तुम्हें कैसे पता?
अमन ने एक टुकड़े को अपनी छोटी टार्च की रोशनी में दिखाया। ध्यान से देखो, अगर सतीश ने चाबी को आरी से काटा होता तो इसके किनारों पर रगड़ के निशान होते और ये तीखे होते, लेकिन ये किनारे चिकने और गोल हैं। देख रहे हो यहाँ छोटे छोटे हवा के बुलबुले? ये तभी बनते हैं जब गर्म पिघली हुई धातु को किसी नए सांचे में डाला जाए। अमन ने टुकड़ों को वापस जेब में डाला। सतीश बहुत चालाक था। वह जानता था कि अगर बाला को चाबी का कोई एक टुकड़ा भी मिल गया तो वह बाकी का अंदाजा लगा लेगा। इसीलिए उसने चाबी का अस्तित्व ही मिटा दिया और उसे इस पहेली में बदल दिया। अब जब तक सारे टुकड़े एक साथ पिघलाकर वापस असली आकार में नहीं ढाले जाते, यह खजाना कोई भी नहीं खोल सकता। तभी अमन के कान खड़े हो गए। पिद्दू, लाइट बंद करो। अमन ने फुर्ती से ईशा और रघु को खंभे के पीछे धकेला। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा था। पुल के ऊपर से नहीं बल्कि नदी के रास्ते से एक मोटर बोट की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में एक बोट किनारे की तरफ बढ़ रही थी। उस पर एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा जले हुए निशानों से भरा था और उसके हाथ में एक मशीन गन थी। रघु कांपने लगा। बाला, वह आ गया। उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मोटर बोट से आती तेज रोशनी ने हमें अंधा कर दिया था। हम कीचड़ में फंसे थे और सामने मौत खड़ी थी। झुको, अमन चिल्लाया। सन, ठक। गोली नहीं बल्कि एक धातु का लंबा तीर हवा को चीरता हुआ आया और हमारे ठीक पीछे लोहे के खंभे में गड़ गया। हारपून गन, अमन ने पहचान लिया। ये गहरे समुद्र के शिकारी हैं पिद्दू। ये आवाज करने वाली बंदूकें नहीं, खामोश मौत का इस्तेमाल करते हैं। ईशा डर के मारे चीखने ही वाली थी कि अमन ने उसका मुंह बंद कर दिया। आवाज मत करना। वे थर्मल स्कोप वाला चश्मा नहीं पहने हैं। उन्हें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। वे सिर्फ इस रोशनी के भरोसे हैं। नाव किनारे पर लग गई। बाला, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, नाव से उतरा। उसके साथ दो और आदमी थे। उनके हाथों में लंबी लंबी बंदूकें थीं। रघु, बाला की आवाज किसी फटे हुए ड्रम जैसी थी। मेरे हिस्से की चाबी लेकर कहाँ भाग रहा है गद्दार? हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे नदी, आगे बाला और ऊपर 40 फुट ऊंचा पुल। तभी मैंने देखा कि अमन अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। क्या वह रिवॉल्वर निकाल रहा है? नहीं, उसने अपनी जेब से एक कांच की छोटी शीशी निकाली। मुझे याद आया, शुरुआत में अमन लैब में कुछ प्रयोग कर रहा था। वह सांद्रित अमोनिया यानी कि कंसंट्रेटेड अमोनिया और एसिड के साथ काम कर रहा था। वह शीशी उसके जेब में ही रह गई थी। अमन ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। पिद्दू, नाक बंद करो और ऊपर की तरफ भागो। अमन ने वह शीशी पूरी ताकत से यमुना के काले केमिकल युक्त कीचड़ में दे मारी। जैसे ही वह एसिड उस गंदे सड़े हुए पानी और कचरे से मिला, एक धमाका नहीं हुआ बल्कि तेज रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। वहां से सफेद और पीले रंग का गाढ़ा जहरीला धुआं निकलने लगा। धुआं इतनी तेजी से फैला कि कुछ सही सेकंड में बाला और उसके आदमियों को सब कुछ दिखना बंद हो गया। उनकी आंखों में जलन होने लगी। आह, मेरी आंखें! बाला के आदमी खांसने और चिल्लाने लगे। यही मौका है, भागो! अमन ने रघु का हाथ खींचा। हम उस जहरीले कोहरे की आड़ में पुल के ढलान पर चढ़ने लगे। कीचड़ फिसलन भरा था। रघु का पैर बार बार फिसल रहा था क्योंकि वह लंगड़ा था। पीछे से बाला ने अंधेरे में ही अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। सन सन तीर हमारे आसपास से निकल रहे थे। हम पुल के ऊपर रेल की पटरियों पर पहुंच गए। नीचे यमुना के किनारे अब सिर्फ धुआं और बाला की गालियां सुनाई दे रही थीं। हम सुरक्षित थे।
फिलहाल के लिए हम एक पुरानी बंद पड़ी सिग्नल कैबिन के पीछे जाकर रुके। सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। रघु ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, शुक्रिया अमन बाबू, मैंने सोचा था आज मेरी कहानी खत्म। अमन ने अपना कोट झाड़ा और ईशा की तरफ देखा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है रघु जी। बाला को धुएं ने सिर्फ कुछ देर के लिए रोका है और अब उसे पता चल गया है कि चाबी हमारे ही पास है। वह अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अमन ने उन 6 धातु के टुकड़ों को निकाला। ईशा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि बाला हमें ढूंढे, हमें उस खजाने को ढूंढना होगा। हमें इस चाबी को जोड़ना होगा और पता लगाना होगा कि सतीश ने वह इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कहाँ छिपाया है। रघु ने सिर हिलाया। वोल्ट तो मुझे पता है कहाँ है, लेकिन वह ऐसी जगह है जहाँ जाना मौत को दावत देना है। कहाँ? मैंने पूछा। रघु ने धीरे से कहा, अलीबाग के पास एक पुरानी डूबे हुए किले के नीचे। 2 दिन बाद हम अलीबाग के तट से दूर अरब सागर के बीचों बीच एक किराए की मछली पकड़ने वाली नाव पर थे। रात का समय था और समुद्र शांत लेकिन गहरा काला दिखाई दे रहा था। रघु ने अपना पुराना डाइविंग सूट पहन लिया था। अमन भी तैयार था। पिद्दू, अमन ने ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले कहा, तुम और निशा नाव पर ही रहोगे। ऊपर से नज़र रखना। अगर हमारी रस्सी 3 बार खींचे तो हमें तुरंत ऊपर खींच लेना, और अगर बाला की नाव दिखे तो बस इंजन स्टार्ट करके भागना। हमारा इंतज़ार मत करना। अमन और रघु पानी में कूद गए। नीचे का दृश्य। पानी बर्फीला ठंडा था। जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे थे, रोशनी कम होती जा रही थी। अमन की टॉर्च रोशनी में समुद्र के तल पर एक पुराना डूबा हुआ किला दिखा दिया। उसकी दीवारें शैवाल से ढकी थीं और मछलियां खिड़कियों से आ जा रही थीं। किले के तहखाने में एक लोहे का भारी दरवाज़ा था। वही इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट। रघु ने इशारे से बताया कि यही वो जगह है। अमन ने अपनी बेल्ट से उन 6 धातुओं के टुकड़ों को निकाला। पानी के नीचे उसने उन टुकड़ों को वॉल्ट के खांचे में फिट करना शुरू किया। यह किसी 3D पहेली जैसा था। क्लिक क्लिक। जैसे ही आखिरी टुकड़ा फिट हुआ, वॉल्ट के अंदर एक पुरानी हरी बत्ती जली। दरवाज़ा भारी गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। अंदर सोने की ईंटें चमक रही थीं। 1990 का खोया हुआ खजाना। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे जो पानी में मिल जा रहे थे। वह सोने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। अंधेरे में से एक हार्पून सनसनाता हुआ आया और रघु के कंधे के पास से निकल गया। रघु का ऑक्सीजन पाइप बाल बाल बचा। बाला आ गया था। बाला और उसके 2 गोताखोर आधुनिक उपकरणों के साथ वहां मौजूद थे। बाला के पास एक बड़ी हार्पून गन थी। पानी के नीचे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। बाला ने अपने आदमी को इशारा किया। एक गोताखोर ने चाकू निकालकर अमन पर हमला किया। अमन ने फुर्ती से खुद को पीछे धकेला। उसने अपनी फ्लैशलाइट उस गोताखोर की आंखों पर मारी। तेज रोशनी से गोताखोर का ध्यान भटका और अमन ने उसकी ऑक्सीजन पाइप को खींच दिया। बुलबुलें निकलने लगी और वह गोताखोर जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागा। लेकिन बाला सीधा खजाने की तरफ लपका। उसने रघु को लात मारकर दूर किया और वॉल्ट के अंदर घुस गया। सोना देखकर बाला बिल्कुल पागल हो गया था।
उसने अपनी उछाल वाली जैकेट की जेबों में सोने की ईंटें भरनी शुरू कर दी। 1 ईंट, 2 ईंट, 10 ईंटें। अमन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वह बस दूर खड़ा देखता रहा। बाला ने जीत की हंसी हंसते हुए अमन को मिडिल फिंगर दिखाई और ऊपर जाने के लिए अपनी जैकेट का बटन दबाया ताकि हवा भरे और वह ऊपर उठ सके। लेकिन वह ऊपर नहीं उठा। अमन जानता था कि सोना बहुत भारी धातु है। बाला ने अपनी जैकेट में इतना सोना भर लिया था कि उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी। बाला घबरा गया। वह हाथ पैर मारने लगा, तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोने का वजन उसे नीचे और नीचे किले की गहराई में खींच रहा था। बाला ने सोना फेंकने की कोशिश की, लेकिन लालच में उसने जिप बंद कर ली थी और मोटे दस्तानों की वजह से वह जिप खोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में दहशत थी। वह धीरे धीरे अंधेरी खाई में डूबता गया। उसका लालच ही उसका लंगर बन गया था। अमन ने रघु को सहारा दिया और रस्सी खींची। हम सब सही सलामत ऊपर आ गए थे। बाला और उसका खजाना हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया था। ईशा रो रही थी, लेकिन वह राहत के आंसू थे। मेरे पिता का खजाना? ईशा ने पूछा। अमन ने अपने गीले बाल पोंछते हुए कहा, वह खजाना साबित था ईशा। उसने 4 दोस्तों की दोस्ती तोड़ी, 3 की जान ली और बाला को नर्क में भेज दिया। अच्छा हुआ वह वहीं रह गया। रघु ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। अमन बाबू, मैं खाली हाथ नहीं आया। उसने हथेली खोली। उसमें एक सोने का बिस्कुट था। सिर्फ एक? मैंने पूछा। हाँ, अमन मुस्कुराया। इतना काफ़ी है ईशा के भविष्य के लिए और रघु के बुढ़ापे के लिए। बाकी का सोना समंदर को मुबारक। नाव सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ चली और यहीं हमारी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।